ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिवाइन एम्परर ऑफ डेथ, अध्याय 61, अल्केमिस्ट हाईवुड। एक सप्ताह पलक झपकते ही बीत गया। लोरेट साम्राज्य के शाही परिवार ने ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में प्रथम राजकुमार की भागीदारी की घोषणा की, जिसकी खबर फैल गई। इस खबर ने लोरेट साम्राज्य के नागरिकों को शर्म और निराशा में डाल दिया, क्योंकि दूसरों ने उनका मजाक उड़ाया कि उनके पास कोई प्रतिभाशाली साधक नहीं है और उनके पास ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 9 वर्षीय बच्चे पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या हमारा सम्राट समझदार है? हमारा सम्राट उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 9 वर्षीय बच्चे को क्यों भेज रहा है? ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई विकल्प है। शाही परिवार लगभग खत्म हो गया था। पिछली बार ये हमारा सम्राट था जो ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रहा था। तो हमारे सम्राट के पास निश्चित रूप से राजकुमार को शीर्ष 200 में लाने की योजना है न? इस तरह की बातचीत पूरे साम्राज्य में सुनी गई। लोगन को समझाने की जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि उसका बेटा बिना किसी प्रयास के ही टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लेगा। इसके बजाय वह 1 साल बाद टूर्नामेंट में कई लोगों की मनोरंजक प्रतिक्रियाओं का इंतजार कर रहा था। लेकिन दूसरे साम्राज्यों ने ऐसा नहीं सोचा। उन सभी को लगा कि सम्राट लोरेट अपनी बुद्धि के अंत पर है, इसलिए उसके पास अपने पहले बेटे को हंसी का पात्र बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट भी उनके स्काई ग्रेड साम्राज्यों, संप्रदायों और संगठनों की ताकत दिखाने का एक मंच था। वे इसे बहुत गंभीरता से लेंगे, क्योंकि यह उनके सम्मान और गौरव से जुड़ा मामला है। यहाँ युवा अभिजात वर्ग इस मंच को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि अगर वे शीर्ष 200 में रैंक करते हैं तो उनकी किस्मत बदल सकती है। विशेष रूप से विभिन्न स्काई ग्रेड साम्राज्यों के युवा अभिजात वर्ग ने इस प्रतियोगिता को बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि यह उनके साम्राज्यों के लिए अधिक अर्थ और सम्मान रखता है और उनका लक्ष्य शीर्ष 200 नहीं बल्कि शीर्ष 10 है। लोगन को अब अपने साम्राज्य की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट नजदीक आ रही थी। इस समय कोई भी दूसरे साम्राज्य पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वे सभी बाहरी लोगों के लिए प्रवेश द्वार बंद होने तक अपने बीच किसी भी तरह के संघर्ष को बंद कर देंगे। इस दौरान लोगन ने डेविस को कीमिया के बारे में खुले तौर पर सिखाने के लिए एक स्काई ग्रेड कीमियागर की व्यवस्था की। डेविस की आत्मा साधना के साथ वह सकारात्मक था कि डेविस को कीमिया के बारे में सीखने के लिए बहुत समय की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे जैसे किसी की आत्मा साधना बढ़ती है, वे जितनी जानकारी ले सकते हैं और याद कर सकते हैं, उसकी मात्रा भी बढ़ती जाएगी। डेविस के मामले में भले ही वह 1 लाख किताबें पढ़ ले, फिर भी वह इसे स्पष्ट रूप से याद रख सकता है। और आखिरकार आज वह दिन था जब स्काई ग्रेड कीमियागर रॉयल कैसल में पहुंचेगा। डेविस अपने नए शिक्षक का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे अपने सहकीमिया कौशल पर भरोसा नहीं था। उसके पास कोई नहीं था और न ही उसने इसके बारे में पढ़ा था। यह उसके लिए बिल्कुल नया विषय था। अपने पिछले जीवन में भी उसका खाना पकाने का कौशल सबसे अच्छा नहीं था। हालांकि कुछ समय पहले उसके माता पिता ने उसे प्रोत्साहित किया था, फिर भी वह चिंतित महसूस कर रहा था, लेकिन घबराया हुआ नहीं था। डेविस शांत कदमों से सिंहासन कक्ष की ओर बढ़ा। जब वह सिंहासन कक्ष में पहुंचा तो उसने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अपने पिता का अभिवादन करते देखा। अपने पिता और उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के अलावा सिंहासन कक्ष में उस समय कोई नहीं था। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति लगभग 6 फीट लंबा था। उसके काले बाल झरने की तरह नीचे गिर रहे थे। उसका चेहरा शांत था, जिससे वह आसानी से मिलनसार था, क्योंकि वह मुस्कुराता हुआ दिखाई देता था। उसने एक सामान्य कीमियागर की पोशाक पहनी हुई थी। हाँ, औपचारिकताएं छोड़ो, कीमियागर हाईवुड। मैं अपने अज्ञानी बेटे को कीमिया के बारे में सिखाने के लिए आपके सम्मानित आत्मा को आमंत्रित करके बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं तो अल्केमिस्ट एसोसिएशन का सदस्य भी नहीं हूँ। मैं एक स्काई ग्रेड साम्राज्य के सम्राट से मिलते समय औपचारिकताओं को छोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अल्केमिस्ट हाईवुड ने उदासीन स्वर में उत्तर दिया। लोगन ने हंसते हुए कहा, तुम सच में मजाक कर रहे हो अल्केमिस्ट हाईवुड? हर कोई जानता है कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रमुख की तुलना में तुम दूसरे नंबर पर हो। मुझे यकीन है कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन में शामिल न होने के तुम्हारे अपने कारण थे, लोगन ने कहा। यह कोई बड़ा रहस्य नहीं है। हर कोई जानता है कि मौजूदा अल्केमिस्ट एसोसिएशन पूरी तरह से भ्रष्ट है। अगर मैं उसमें शामिल हो जाता तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश को कहाँ दफनाया जाएगा। अल्केमिस्ट हाईवुड ने अपनी आंखों पर घृणा के भाव के साथ उत्तर दिया। अल्केमिस्ट हाईवुड ने अल्केमिस्ट एसोसिएशन के तरीकों का तिरस्कार किया। उनके तरीके अत्याचार और मनमानी के थे। बेशक, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को उन पाखंडी लोगों द्वारा पढ़ाया जाए। लोगन ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ... ये सम्राट, क्या ये सच है? आपने जो कहा उसके बारे में? अचानक अल्केमिस्ट हाईवुड ने घबराकर पूछा।
जब उसे आमंत्रित किया गया तो उसने लोगन द्वारा कही गई बातों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। ये सुनिश्चित करने के लिए वह जल्दी से आया। यह एब्स है। ओह, लगता है मेरा बेटा यहाँ है, तुम खुद उससे क्यों नहीं पूछते, अल्केमिस्ट हाईवुड। लोगन ने लाक्षणिक रूप से हंसा। अल्केमिस्ट हाईवुड ने अपना सिर घुमाया और देखा कि लगभग 5 फीट लंबा एक बच्चा उसके पास आ रहा था। उसने चौंककर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। मिड लेवल यंग सोल स्टेज। अल्केमिस्ट हाईवुड वहां एक गड़ी हुई मूर्ति की तरह खड़ा था और चुपचाप बुदबुदा रहा था। डेविस ने अपनी साधना को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए अल्केमिस्ट हाईवुड आसानी से उसकी साधना को देख पा रहा था। अल्केमिस्ट हाईवुड कुछ समय के लिए जड़वत रहा, फिर उसका चेहरा खुशी से चौड़ा हो गया। पहला राजकुमार डेविस लोरेट था। अब मैं समझ सकता हूं कि सम्राट लोरेट ने आपको ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में भाग लेने का फैसला क्यों किया। अल्केमिस्ट हाईवुड ने आह भरी, पहले महारानी रूथ और अब आप। युवा प्रतिभाएं हमें धूल में मिला रही हैं, जैसे कि यह उनका कोई काम नहीं है, और इससे मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। राजकुमार डेविस लोरेट, कृपया मुझे आपका अल्केमिस्ट शिक्षक बनने की अनुमति दें। अल्केमिस्ट हाईवुड ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। डेविस जो ये सब देख रहा था, उसने व्यंग्यात्मक रूप से सोचा, क्या ये विपरीत नहीं होना चाहिए। शिक्षक, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब मैं ही आपसे सीख रहा हूं, ये बुरा है। डेविस ने अजीब तरीके से कहा। अगर मैं आपका गुरु होता तो ऐसा ही होता, लेकिन मैं आपका शिक्षक हूं। वास्तव में आप जैसी प्रतिभा, मुझे आपको अपना प्रत्यक्ष शिष्य बनाने में शर्म आती है, मैं इसके योग्य नहीं हूं। लेकिन शिक्षक, ऐसा नहीं है। डेविस ने देखा कि अल्केमिस्ट हाईवुड घमंडी नहीं था और इसके बजाय उसने खुद को उससे नीचे रखा, जिससे उसे बुरा लगा। आप जल्द ही कीमिया के रास्ते पर हवा की तरह उड़ेंगे, इसलिए मुझे मास्टर कहने की कोई जरूरत नहीं है। कीमियागर हाईवुड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जैसे कि उन्हें वरिष्ठता से कोई फर्क नहीं पड़ता। अध्याय 62, मुझे बुलाओ। ठीक है शिक्षक, आपको क्या लगता है कि मुझे आपकी कीमिया कौशल सीखने में कितना समय लगेगा? डेविस ने संदेह में पूछा, क्योंकि वह वास्तव में जितनी जल्दी हो सके कीमिया सीखना चाहता था। कीमियागर हाईवुड ने उसके सवाल का जवाब देने से पहले एक पल सोचा। 1 साल। अगर आपकी प्रतिभा कीमिया में उच्च है तो मुझे पीछे छोड़ने के लिए आपको बस 1 साल की आवश्यकता होगी। अगर नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल। हाँ, मुझे खुशी है कि मेरे बेटे को आपके सम्मानित स्वर, कीमियागर हाईवुड ने पहचाना है। लोगन हंसे और बातचीत में शामिल हो गए। अगर मैंने ऐसी प्रतिभा कीमियागर एसोसिएशन को सौंप दी तो ये बहुत बड़ा पाप होगा, कीमियागर हाईवुड ने शांति से कहा, लेकिन वह डेविस को अपने लिए पाकर खुश था। जरूर, लोगन ने उससे सहमति जताई। प्रिंस डेविस, चलिए तुरंत मूल बातें शुरू करते हैं। पहले, व्यवहारिक से पहले सैद्धांतिक है। मैं चाहता हूं कि आप जितनी जल्दी हो सके ये सब याद कर लें, इससे पहले कि हम कीमियागर पर अपना हाथ आजमाएं। अल्केमिस्ट हाईवुड ने अचानक कहा, जब उसने अपने स्पेस रिंग से एक स्पेस रिंग निकाली। डेविस ने स्पेस रिंग को देखा और सोचा, लगता है कि वह मुझे भी सिखाने के लिए उत्सुक है। फिर उसने स्पेस रिंग लिया और जल्दी से अपनी आत्मा की भावना से इसकी जांच की। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। स्पेस रिंग में किताबें थीं, सभी किताबें। जड़ी बूटियों, गोलियों और खजानों की जानकारी दर्ज करने वाली किताबों से लेकर हर्ब एनसाइक्लोपीडिया, पिल क्रिएशन प्रोसेस और तकनीकों पर भी बहुत सारी किताबें थीं। हर्ब एनसाइक्लोपीडिया में जड़ी बूटियों के प्रकार, उनकी विशेषताओं, उनके प्रकारों और यहाँ तक कि उनके सामान्य स्थान के बारे में जानकारी शामिल थी। इसमें यह भी शामिल था कि जड़ी बूटियों को बिना नुकसान पहुंचाए कैसे तोड़ा जाए, और अन्य विशेषताएं जो किसी को पता होनी चाहिए अगर वे कीमियागर बनना चाहते हैं। पिल क्रिएशन प्रोसेस ने जड़ी बूटियों और खजानों से गोलियां बनाने की प्रक्रिया को समझाया, जबकि पिल क्रिएशन तकनीक ने बताया कि एक निश्चित तकनीक का उपयोग करके गोली कैसे बनाई जाए। 1 लाख से ज्यादा किताबें थीं जिनमें बहुत सारी जानकारी थी। अगर कोई नश्वर इन किताबों को पूरा पढ़ ले तो ये पता नहीं था कि उसे इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। स्पेस रिंग में ढेर सारी किताबें देखकर डेविस की आंखें झपक गईं। मैंने सोचा था, मुझे जड़ी बूटियों और गोली बनाने के बारे में बहुत सारी बुनियादी जानकारी हासिल करनी है। डेविस ने मूल रूप से 1 साल में बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन में 4थे चरण और एसेंस गैदरिंग कल्टीवेशन में 3रे चरण तक पहुंचने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह बिना ज्यादा मेहनत के इसे हासिल नहीं कर पाएगा। मैं शिक्षक को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं। डेविस ने सिर झुकाया। चिंता मत करो, ये सब सिर्फ जड़ी बूटियों और गोलियों के बारे में जानकारी है जो नश्वर और पृथ्वी स्तर की हैं। जब तुम इसे पूरा कर लो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा परीक्षण करूंगा। अगर तुम पास हो गए तो मैं अपनी पूरी विरासत तुम्हें सौंप दूंगा। अल्केमिस्ट हाईवुड ने जोश से जवाब दिया। वास्तव में डेविस को अपना छात्र पाकर वह गौरवान्वित था, क्योंकि उसकी मान्यताओं के अनुसार डेविस जल्द ही उससे भी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। धन्यवाद शिक्षक हाईवुड, डेविस ने कृतज्ञता के साथ कहा। हाँ, ये सिर्फ मेरी अल्केमिस्ट उपाधि है।
मुझे ऐसा मत कहो, मेरा नाम केविन वुड है। अल्केमिस्ट हाईवुड हंसा। ठीक है, शिक्षक केविन। डेविस मुस्कुराया, लेकिन उसे जितनी किताबें पढ़नी होंगी उससे वह थोड़ा चिढ़ गया। हाँ, अपने शिक्षक को निराश मत करो डेविस। सुनिश्चित करो कि तुम ठीक से सीखो। फिर लोगन ने उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान के साथ उसे छोड़ दिया। और तुम कहाँ जा रहे हो मेरे सम्राट? अचानक एक महिला की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन चूंकि यह डेविस और लोगन को परिचित थी इसलिए उन्होंने इसे तुरंत पहचान लिया। डेविस के चेहरे पर एक खुशी का भाव था, जबकि लोगन का चेहरा पीला पड़ गया। अल्केमिस्ट हाईवुड, मुझे उम्मीद है कि तुम सम्राट को भी अल्केमी के बारे में सिखाओगे। तब शाही परिवार तुम्हारा ऋणी रहेगा। क्लेयर ने अपने हाथ जोड़े और झुक गई। सम्राट लोरेट कीमिया नहीं जानता। केविन वुड चौंक कर लोगन की ओर मुड़ा। लोगान के चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव था। चिंता मत करो महारानी, मेरे लिए एक और छात्र क्या मायने रखता है। मैं आसानी से सम्राट को कीमिया के बारे में सिखा दूंगा। केविन वुड ने अजीब भाव से लोगन की ओर देखते हुए कहा। मैं कीमियागर हाईवुड को उनकी समझ के लिए धन्यवाद देता हूँ। फिर मैं विदा लेती हूँ, क्लेयर ने जाते हुए कहा और लोगन को घूरते हुए चली गई। डेविस और केविन वुड ने फिर लोगन की ओर दया भरी आंखों से देखा। तारानकन खांसी। तो फिर ऐसा लगता है कि मैं भी आपका एक छात्र हूँ शिक्षक केविन। लोगन ने केविन वुड को अपने शिक्षक के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते हुए कहा। हाँ, मुझे सीनियर भाई कहो डैडी। डेविस अपनी हंसी नहीं रोक पाया। चले जाओ, लोगन शर्मिंदगी में चिल्लाया। केविन वुड अवाक रह गया। अल्पविराम। उसके बाद डेविस अपनी माँ से मिलने गया। माँ, आप कैसी हैं? डेविस ने पूछा। इस सप्ताह में वह उनसे कई बार मिलने गया। यह क्या है, अब आप लगभग हर दिन यहाँ आते हैं। तुम अचानक मेरे बारे में क्यों चिंतित हो? क्लेयर को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने देखा कि वह आजकल अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है। वह, डेविस ने बड़बड़ाया। तारानकन, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया? क्लेयर की अभिव्यक्ति उदास दिखी। डेविस ने कहने से पहले उसकी आंखों को नजरअंदाज कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, क्या अब तुम मुझसे नफरत करते हो? क्लेयर ने अपने बेटे की नज़रें दूसरी ओर घुमाते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा। असंभव, मैं तुमसे कभी नफरत नहीं करूंगा, डेविस ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि उसका दिल दुखी था। माँ, तो क्या हुआ अगर तुम बाहरी हो? मैं भी एक तरह से बाहरी हूँ। तुम मेरी माँ हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी आत्मा से उस घटिया सील को हटा दूंगा। बस तुम इंतजार करो, डेविस ने चिल्लाते हुए अपनी दिल की भावनाएं बताईं। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। क्लेयर ने डेविस को गले लगाया, क्योंकि उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई। उसने सिर्फ लोगन के लिए अपने घर लौटना छोड़ दिया। उसने सिर्फ उसके लिए अपना साधना करियर छोड़ दिया। उसने सब कुछ त्याग दिया और अपने प्यार का पीछा किया। उसे अपने फैसले पर तब तक पछतावा नहीं हुआ जब तक लोगन ने उसके इकलौते बच्चे को 3 साल के लिए छिपा नहीं दिया। उसके बिना हर दिन उसके लिए नरक था। उसकी साधना रुक गई, विचार अस्त व्यस्त हो गए, क्योंकि वह लगभग लोगन से नफरत करने लगी थी। और फिर उसका बेटा वापस आ गया। उस पल जब उसने रॉयल कैसल में एक दुबले पतले बच्चे को देखा तो उसे लगभग तुरंत पता चल गया कि वह उसका बेटा है। उस पल उसके सारे पछतावे और असंतोष उससे दूर उड़ गए जैसे डोरी कटी पतंग। उसने उसे प्यार और देखभाल से नहलाया, यहाँ तक कि उसे खूब लाड़ प्यार भी किया। और अब उसे लगा कि वह इतना बड़ा हो गया है कि अब वह आखिरकार उस पर भरोसा कर सकती है। अभी उसके शब्दों से वह अब अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट महसूस कर रही थी। उसे बस अपने साधना करियर और अपने करीबी लोगों का पछतावा था जो दूसरी तरफ थे। लेकिन अपने प्यार और परिवार के लिए उसे अब लगा कि उसने पहले जो कुछ भी किया वह सब इसके लायक था। अध्याय 63। क्या तुम भी उसे पसंद करते हो? कोई बात नहीं, मैं हर कीमत पर उसकी रक्षा करूंगा, डेविस ने खुद से वादा किया। सॉरी डेविस, बस इतना ही। माँ ने बहुत सारी चीजें खो दी हैं और मैं किसी भी तरह से तुम्हें खोना नहीं चाहूंगा। क्लेयर मुस्कुराई, उसकी मुस्कान शरद ऋतु की हवा की तरह थी। डेविस ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं हमेशा तुम्हारा सहयोगी रहूंगा। तारानकन, उस प्रवेश द्वार और मेरे घर से जुड़ी कोई भी बात मैं नहीं कह पाऊंगी, क्लेयर ने कहा। उसे अपने बेटे की मदद न कर पाने का दुख था। उसे पता था कि वह ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में भाग लेने जा रहा था, क्योंकि लोगन उसे पहले से ही समझाने आया था। मुझे पता है, पिताजी ने बताया था। डेविस ने अपना सिर हिलाया और संकेत दिया कि उसे इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। क्लेयर ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह एक बार फिर संतुष्ट महसूस कर रही थी। तो क्या माँ को तुम्हें उस महिला से मिलाने में मदद करनी चाहिए जिसे तुम पसंद करते हो? एवलिन, है ना? क्लेयर ने फिर अपने बेटे को चिढ़ाया। डेविस शर्मिंदगी में चिल्लाने से पहले अचंभित रह गया। माँ, तुम्हें कैसे पता चला? यह एलिया थी, है ना? डेविस ने दांत पीसते हुए कहा। यह देखकर कि उसकी माँ ने इसका खंडन नहीं किया, वह और भी अधिक नाराज हो गया।
फिर उसे एहसास हुआ कि चूंकि उसे उसकी माँ ने खरीदा था तो उसे कभी कभी उसकी माँ को उसके बारे में बताने के लिए मजबूर किया गया होगा। ओह, लगता है मुझे यहाँ और भी ज्यादा धमकाना पड़ेगा, डेविस ने सोचा और वह मन ही मन उदास होकर मुस्कुराया। तुम्हें भी वह पसंद है न? क्लेयर ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सुनकर डेविस चौंक गया, इससे पहले कि उसे वह दृश्य याद आए जब वह एलिया के चेहरे के इतने करीब आ गया था जब वह साधना कर रही थी। उसका चेहरा अनजाने में थोड़ा लाल हो गया। लगता है मैं सही था। क्लेयर ने अपने बेटे के गालों पर चुटकी काटते हुए धीरे से हंसी। माँ, इसे बंद करो, डेविस ने ऐसा कहा क्योंकि वह वास्तव में शर्मिंदा था। तुम्हें नहीं लगा कि मैं जान जाऊंगा? तुम मेरे बेटे हो, मैं कैसे नहीं जान सकता कि तुम क्या सोच रहे हो? जिस तरह से तुम उसके साथ व्यवहार करते हो ये बहुत स्पष्ट है। बेशक, मैं उसके साथ अपने दोस्त की तरह व्यवहार करता हूँ, डेविस ने सीधे चेहरे से कहा क्योंकि उसने अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश की। क्लेयर ने हंसते हुए कहा, हाँ एक दोस्त। ये कहते हुए मैं चाहती हूँ कि तुम अभी अपनी कीमिया पर ध्यान केंद्रित करो क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य में अविश्वसनीय रूप से सहायक होगा। क्लेयर की आवाज़ बदल गई क्योंकि वह गंभीरता से बोल रही थी। डेविस ने सिर हिलाया क्योंकि वह जानता था कि वह निकट भविष्य में बाहरी दुनिया में उसके उद्यम के बारे में बात कर रही थी। और साथ ही सारसंग्रह साधना के तीसरे चरण तक साधना मत करो, मुझसे कुछ मत पूछो, बस अपनी माँ पर भरोसा करो। ये ठीक है, डेविस ने कहा क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ ने उसे अब तीसरे चरण तक साधना करने से क्यों मना किया है, लेकिन चूंकि यह उसकी माँ ही थी जिसने उसे बताया था, इसलिए उसने उस पर भरोसा करना चुना। अचानक एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी, ओह भाई, गले लगाओ। डेविस और क्लेयर ने डायना की ओर देखा जो अभी सो रही थी। उसके बगल में एडवर्ड था जो भी सो रहा था। लगता है वह जाग गई है, क्लेयर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, यहाँ आओ, तुम प्यारी लड़की हो, डेविस ने कहा और उसे उठाकर अपनी बाहों में थाम लिया। डायना सिर्फ 2 साल की थी और गोलमटोल और प्यारी लग रही थी। डायना जो अभी अभी जागी थी अपने भाई के कंधे को तकिया बनाकर सो गई। उसके बाद क्लेयर और डेविस ने कुछ समय बीतने के साथ साथ कुछ छोटी छोटी बातें की और कुछ समय बाद वह चला गया। अल्पविराम 3 महीने पलक झपकते ही बीत गए। डेड एंड डार्क अर्थ ऑर्गेनाइजेशन से गायब हो गया। सभी ने या तो सोचा कि वह मारा गया है या सम्राट के चंगुल से बच निकला है। इस दौरान डेविस ने ज्यादातर अपना ध्यान कीमिया के ज्ञान को बढ़ाने पर केंद्रित किया। उसने लगभग 70% किताबें पढ़ लीं जो उसे सीखने के लिए कहा गया था। वह इतना तेज था क्योंकि उसकी आत्मा 5 गुना शक्तिशाली थी। जब केविन वुड ने उसे मापा तो उसे नहीं पता था कि उसकी आत्मा कितनी शक्तिशाली थी क्योंकि वह केवल उसकी वास्तविक साधना बता सकता था। अब कुछ दिनों के लिए वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। उसका मन एवलिन के मामले को लेकर चिंतित था, इसलिए उसने आज उससे मिलने का मन बना लिया। उसने पहले भी उससे मिलने की कोशिश की लेकिन वह लंबे समय तक अपने मनों में रही, जिससे वह उससे मिलने में असमर्थ हो गया। अब वह वर्तमान में कॉल्डन पिल्स्टो में थी, इसलिए वह जानता था कि यह उसका मौका है। वह ये सब इसलिए जानता था क्योंकि एक साम्राज्य के राजकुमार के रूप में उसके पास अपने स्रोत थे। बहुत से लोग उसके चरणों में गिर जाते और उसकी अच्छी पुस्तकों में आ जाते अगर इसका मतलब था कि वे पद और स्थिति में बढ़ सकते हैं। वह दिन के समय अपने साथियों के साथ कॉल्डन एम्पोरियम पहुंचा। वह एलिया के साथ कॉल्डन पिल्स्टो के अंदर गया और मैनेजर का उपयोग करके एवलिन को अपने आगमन के बारे में सूचित किया। मैनेजर जॉर्ज कॉल्डन डेविस के साथ थे क्योंकि वह खुलेआम कॉल्डन एम्पोरियम में आए थे। उनके पास डेविस को साथ ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उनकी हैसियत उनसे कहीं ज्यादा थी। एवलिन हॉल में दाखिल हुई और डेविस से मिली। वह मुस्कुराई क्योंकि उन्हें पता था कि जब वह इस जगह पर वापस आएंगी तो शायद वह उनसे मिलने आएंगे। हाँ, मैं देख रही हूँ कि राजकुमार खास तौर पर हमारी युवा मालकिन से मिलने आए हैं, जॉर्ज कॉल्डन ने सभी जानकारियों के साथ हंसते हुए कहा। अगर आप ये देख रहे हैं तो आप अभी भी यहाँ क्यों हैं मैनेजर जॉर्ज? डेविस ने बोलते हुए एक तरफ देखा। हाँ, तो मैं युवाओं को परेशान नहीं करूँगा, मैं तब विदा लेता हूँ। जॉर्ज कॉल्डन नाराज नहीं हुए क्योंकि उन्हें अपनी स्थिति का पक्का पता था और वह एक व्यावसायिक व्यक्ति थे। उन्हें साफ पता था कि कुछ लोगों से कैसे निपटना है। फिर वह चले गए। चलो यहाँ बात नहीं करते, मेरे पीछे आओ, एवलिन ने कहा और वह मुड़ी और उसे अपने कमरे में ले जाने लगी। ठीक है, डेविस ने कहा और उसके पीछे चले गए। उसकी आंखें उसके मस्त हिलते हुए नितंबों पर गोंद की तरह चिपकी हुई थीं। एवलिन ने मुस्कुराते हुए आकर्षक ढंग से चलना शुरू किया। वह उसकी निगाहों को महसूस कर सकती थी। अनजाने में उसे एहसास हुआ कि उसे चिढ़ाना अच्छा लग रहा है। जब वे उसके कमरे में पहुंचे तो वह अंदर चले गए जबकि एलिया और मैसी बाहर खड़े थे। उसकी वह आकर्षक हरकतें, चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, वह निश्चित रूप से उसे आकर्षित कर रही है। एलिया के चेहरे पर उदासीनता थी लेकिन वह अंदर से गुस्से और ईर्ष्या से उबल रही थी।
वह चाहती थी कि वह डेविस को उस दुष्ट से बचा सके और उसे टुकड़े टुकड़े कर सके। उसने ऐसा सोचा और अपनी अस्तित्वहीन छाती को देखा। यह इतनी बड़ी हो जाएगी, है न? उसका चेहरा चिंता में बदल गया। अध्याय 64। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। पिछली बार के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यह मेरी गलती थी, इसलिए जब तुमने पिछली बार मुझसे मिलने के लिए इतनी मेहनत की थी तो मैं गुस्सा दिखाने के लिए माफ़ी मांगती हूँ, एवलिन ने अचानक कहा और उसने अपना सिर पीछे करके उसे देखा और झुक गई। डेविस एक महिला को अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते देखकर हैरान रह गया। उसने सुना था कि ज़्यादातर महिलाएं उसके पिछले जीवन में अपनी गलतियों के लिए माफ़ी नहीं मांगती हैं। मुझे पता था, ऐसा लगता है कि यह इंटरनेट पर छिपे लोगों द्वारा बनाया गया एक धोखा था, उसने सोचा। लेकिन मेरी कमजोरी पर चोट करके तुम भी गलत थे, एवलिन ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है, लगता है कि इंटरनेट के निवासी सही थे। हाँ, जैसा तुमने कहा, मैं भी एक ऐसे विषय पर लापरवाही से बोलने में गलत था जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, मिस एवलिन। डेविस ने हाथ मिलाते हुए कहा, मैं भी माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद उन्होंने एक मेज पर बैठकर कुछ सुखद बातचीत की। अब वे दोनों खुश थे कि वे एक दूसरे से खुलकर बात कर पा रहे थे। मैंने सुना है कि आपके परिवार ने घोषणा की है कि आप ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में भाग लेंगे। एवलिन को उस विषय में दिलचस्पी थी क्योंकि वह जानना चाहती थी कि वह दोनों खेती प्रणालियों में प्रथम चरण की अपनी तुच्छ खेती के साथ इसमें भाग क्यों लेगा। क्या ये हो सकता है कि उसने दोनों खेती प्रणालियों में द्वितीय चरण प्राप्त कर लिया है? उसने अनुमान लगाया। हे मिस एवलिन, यह मेरे पिता थे जिन्होंने मुझे इसमें भाग लेने के लिए कहा। जहां तक मैं शीर्ष 200 में आ पाऊंगा या नहीं, ये हम उस समय देखेंगे। डेविस ने अस्पष्ट रूप से बोलते हुए मुस्कुराया। तुम में निश्चित रूप से हिम्मत है, ऐसा लगता है कि मुझे भी अपनी खेती में तेजी लानी चाहिए। मैंने तब से कोई सुधार नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक पहुंचने के करीब हूं। उसने ये कहते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आह, यह मेरी अक्षमता थी जिसने मुझे साधना में असफल बना दिया। एवलिन ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि उसकी प्रतिभा औसत या कभी कभी घटिया थी, जिससे वह दुखी हो जाती है। डेविस ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, कृपया इसे दिल पर न लें, आप अंततः सक्षम हो जाएंगे। जैसे ही उसने ये कहा, उसके विचार उसकी मां की कही बातों पर चले गए। उसे अचानक एक विचार सूझा कि हताशा के क्षण में उसे साधना करने से कैसे रोका जाए, जो अंततः साधना विचलन की ओर ले जा सकता है। मुझे नहीं पता कि यह वही है जो मैं सोच रहा हूं, इसलिए कृपया रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक पहुंचने के लिए साधना जारी न रखें। डेविस ने अपने शब्दों को सावधानी से चुनने की कोशिश करते हुए कहा। क्या? एवलिन को लगा कि वह उसके शब्दों को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाए। उसने मुझे साधना न करने के लिए कहा। उसे अचानक लगा कि वह फिर से उसका मजाक उड़ा रहा था, फिर उसने तुरंत उस विचार को दूर कर दिया। फिर वह शांत हो गई, जब उसने सोचा, जिस तरह से उसने कहा, ऐसा नहीं लगता। क्यों? एवलिन ने पूछा, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी। डेविस अपने संदेश को स्पष्ट करने के लिए सही शब्दों के बारे में सोच रहा था, लेकिन वह नहीं कर पाया क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसकी मां उस समय वास्तव में क्या संदेश देना चाहती थी। फिर उसने सोचा कि अगर वह सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो उसे सही काम करने चाहिए ताकि वह फिलहाल खेती न करे। अरे, वैसे भी, वह मेरी पत्नी बनने वाली है, संकोच क्यों? डेविस ने बेशर्मी से सोचा और अचानक उसके हाथ पकड़ लिए और खड़ा हो गया। हैरान मत होइए, मिस एवलिन, उसने उसे लगभग तुरंत चेतावनी दी। एवलिन पूरी तरह से हैरान थी क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके हाथ उसके द्वारा पकड़े गए हैं, और जब उसने उसे चेतावनी देते हुए सुना तो वह चमकीली लाल हो गई। उसके विचार अस्त व्यस्त हो गए क्योंकि उसने जल्दी से कई संभावनाओं के बारे में सोचा, लेकिन जब उसने अपने हाथों में हल्की झुंझुनी महसूस की तो वह रुक गई। ये पीक लेवल एनर्जी कंडेंसेशन स्टेज की ऊर्जा है। एवलिन चौंक गई जब वह खड़ी हुई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी भूत को देख रही हो। हाँ, ये वैसा ही है जैसा तुम सोच रहे हो। यही कारण है कि मेरे पिता को मुझ पर भरोसा है, डेविस ने धीरे से कहा। एवलिन ने सिर हिलाया, फिर भी वह उसे अचंभित भाव से देख रही थी। इसका मेरे रिवॉल्विंग कोर स्टेज पर साधना न करने से क्या लेना देना है? लेकिन उसने संदेह में पूछा। किसी कारण से मेरी माँ ने मुझे रिवॉल्विंग कोर स्टेज पर साधना करने से मना किया। वह मेरी माँ है और मुझे पता है कि वह हर चीज़ में मेरे लिए सबसे अच्छा चाहती है। इसलिए मैंने उसकी बात पर विश्वास करने और रिवॉल्विंग कोर स्टेज पर साधना करना बंद करने का फैसला किया। तुम्हारा मतलब है कि? उसने अपने चेहरे पर अविश्वसनीय भाव के साथ यह कहा। डेविस ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और कहा, यह संभव है कि हमारे महाद्वीप में रिवॉल्विंग कोर स्टेज या तो अधूरा है या इसमें अभी भी कुछ और सुधार किए जाने हैं। एवलिन के कानों में उसने जो कहा वह उसके लिए गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठा। तुम मुझसे ये क्यों कह रहे हो? क्या होगा अगर मैं ये जानकारी अपने परिवार को लीक कर दूं? क्या तुम्हें इससे डर नहीं लगता?
उसने अविश्वास से पूछा, कौन सा राजकुमार अपने परिवार के रहस्यों को अपनी प्रेमिका को भी ऐसे बताएगा? एवलिन ने अविश्वसनीय रूप से सोचा। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि वह किसी गंभीर व्यवसाय में शामिल हो गई है। तो मैं तुम्हें एक भरोसेमंद व्यक्ति की तरह व्यवहार करने के लिए केवल खुद को दोषी मान सकती हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता दूं कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुमसे प्यार नहीं करती। अगर तुम मेरे भरोसे को तोड़ते हो तो सबसे अच्छी स्थिति यह होगी कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, सबसे बुरी स्थिति यह होगी कि मैं तुम्हें और तुम्हारे लिए अपने दिल में अपनी भावनाओं को भी मार दूंगी, डेविस ने अपने चेहरे पर एक आहत भाव के साथ कहा। वह जानता था कि एक बार कहे गए शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता। उसके चेहरे पर एक दृढ़ भाव दिखाई दिया। मेरे लिए सबसे बुरी स्थिति यह होगी कि मैं कुछ दिल के राक्षसों को लेकर चलूंगी, लेकिन फिर भी मैं जो कहूंगी उसे करने में संकोच नहीं करूंगी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं क्योंकि उसके दिल में एक अजीब सी भावना आ गई। उसे बुरा नहीं लगा क्योंकि वह जानती थी कि किसी व्यक्ति, खासकर उच्च पद के व्यक्ति के भरोसे को तोड़ने के क्या परिणाम होंगे। यहाँ तक कि अगर कोई किसी कारण से उसके साथ विश्वासघात करता है तो वह भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। एवलिन ने पूछा और उसकी आंखें चमक उठीं। क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? मुझे भरोसा है, डेविस ने उसकी आंखों में देखा और गंभीरता से जवाब दिया। उसने अपने होंठ काटे। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं चाहती हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि हम अभी उस चरण में नहीं हैं। उसने अपना सिर हिलाया। मैं समझ गया। जैसे ही उसने अपना हाथ पीछे खींचा, उसका चेहरा चिंतन में चला गया। यह अज्ञात था कि वह खुश थी या दुखी, क्योंकि उसके चेहरे के भाव को पढ़ना मुश्किल था। मैंने आपके भरोसे की रक्षा करने का फैसला किया है और मैं एक निर्णय पर पहुंच गई हूं। क्या है? डेविस ने प्रत्याशा में पूछा। मैंने ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में भी भाग लेने का फैसला किया है। अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो मैं दिल और आत्मा दोनों से तुम्हारी हो जाऊंगी, एवलिन ने दृढ़ चेहरे के साथ कहा। डेविस की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तुम्हारा मतलब यह है? मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। अध्याय 65, निम्न स्तरीय रजत चरण। डेविस ने उत्साह में अपने हाथों को कस लिया, जबकि उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। इस विवाह का मामला अब लगभग तय हो चुका था, या ऐसा उसने सोचा। बेचारी एवलिन को नहीं पता था कि उसने तीसरे चरण के शिखर तक बॉडी कल्टीवेटेड भी किया था। अगर उसे पता होता तो वह उसे चुनौती देने के लिए खून की उल्टी करती। उसने सोचा कि चूंकि उसने शीर्ष स्तरीय ऊर्जा संघनन चरण प्राप्त कर लिया है, इसलिए उसके पास बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन में साधना करने का समय नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर उसके पास समय होता तो वह संभवतः बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन में दूसरे चरण तक नहीं पहुँच पाता। चूंकि इसमें बहुत दर्द होता है, इसलिए बच्चों में बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन की साधना करने का साहस नहीं होता। यह इस महाद्वीप के लोगों के बीच सामान्य ज्ञान जैसा कुछ था। कुछ अपवाद थे, लेकिन वे सभी जानवर या अनोखी रक्त रेखाओं वाले बच्चे थे। उसने शेष कुछ महीनों में शारीरिक तड़का साधना के तीसरे चरण में जाने की योजना बनाई क्योंकि उसके पास ऐसा करने के लिए आत्मविश्वास और संसाधन थे। उसने खुद को उस दर्द को झेलने के लिए दृढ़ निश्चय किया जो उसे स्पष्ट रूप से अनुभव हो सकता था, इसलिए उसने हिम्मत के साथ उसके सामने इस सौदे का प्रस्ताव रखा। भले ही मैं हार जाऊं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ खो रही हूं, हे। उसने सोचा और अपने दिल में हंस पड़ी। ठीक है, अब तुम बाहर जा सकते हो, एवलिन ने मुस्कुराते हुए चिल्लाया। डेविस उसके बदलाव पर अचंभित था। क्या तुम ही नहीं हो जिसने कहा था कि हमें अपनी स्थिति को अलग रखते हुए समान रूप से बात करनी चाहिए? इसके अलावा अब हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। डेविस अब समझ गया और उसने एक बार ताली बजाई। अच्छा, मैं ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में जाऊंगा और अपने लिए एक एवलिन लाऊंगा। तुम? एवलिन का चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया। क्या तुम ही हो जिसने हमें बराबर और प्रतिस्पर्धी के रूप में स्वीकार किया है? जोर से हंसते हुए डेविस ने बड़े कदम बढ़ाए। कुछ पलों की चुप्पी के बाद एवलिन का चेहरा अभी भी लाल था क्योंकि वह उसकी घोषणा पर बहुत शर्मिंदा थी। मैंने इस बेशर्म राजकुमार को कैसे वचन दिया? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब वह खुद जानना चाहती थी। अल्पविराम। 6 महीने बीत गए। इस दौरान डेविस ने सफलतापूर्वक कीमिया सीखी। ज्ञान के मामले में वह वर्तमान में मिड लेवल स्काई ग्रेड कीमियागर के बराबर है। यहाँ तक कि उनके शिक्षक केविन वुड ने भी उन्हें सीखी गई चीज़ों को याद रखने की उनकी क्षमता के लिए स्वीकार किया। केविन वुड अपने छात्र से पूरी तरह संतुष्ट थे। दुर्भाग्य से, गोली बनाने जैसे अपने व्यवहारिक पाठों के लिए डेविस के पास न तो समय था और न ही विलासिता। इसलिए वह पढ़ाने में सक्षम नहीं था और डेविस बिना किसी पूर्व अनुभव के अपना हाथ आजमाने पर भी एक भी गोली नहीं बना पाता। इसलिए डेविस ने फैसला किया कि वह ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट से वापस आकर गोलियां बनाना सीखेगा। इस दौरान उन्होंने बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन के चौथे चरण, सिल्वर स्टेज में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। अपनी सोल फोजिंग कल्टीवेशन के बिना भी उन्हें लगा कि वे अपने बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन से अपने प्रतिद्वंद्वियों को कुचल सकते हैं।
उन्होंने पिछले महीने हेनरिक्सन के साथ अपने युद्ध कौशल में सुधार किया और इसका नतीजा ये हुआ कि वे भाले का कुशलता से इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। हालांकि उनका कौशल उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन वे अपने विरोधियों को कुचलने के लिए 100,000 किलोग्राम की शक्ति का इस्तेमाल करने में सक्षम थे, और वह भी केवल अपनी सामान्य शक्ति के साथ। चूंकि उनके पास तानाशाह काया है, इसलिए वे 200,000 किलोग्राम की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आसानी से निम्न स्तर के सिल्वर स्टेज कल्टीवेटर को दबा सकती है और मध्यम स्तर के सिल्वर स्टेज कल्टीवेटर से टक्कर ले सकती है। अब उनके लिए रॉयल कैपिटल छोड़ने और महाद्वीप के केंद्र में आयोजित होने वाले ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट की ओर जाने का समय आ गया था। डेविस और लोगन ने अपने परिवार को अलविदा कहा और महाद्वीप के मध्य की यात्रा की। दरअसल लोरेट साम्राज्य महाद्वीप के केंद्र के सबसे करीब था, इसलिए वे अन्य लोगों की तुलना में बाद में यात्रा करने वाले थे। महाद्वीप का केंद्र एक समुद्र था और इसका नाम ग्रैंड सी रखा गया था, इसलिए महाद्वीप का नाम इसके नाम पर रखा गया, और साथ ही प्राचीन काल से किसी ने भी इस महाद्वीप पर विजय प्राप्त नहीं की थी। ग्रैंड सी 100,000 किलोमीटर लंबा था, जो समुद्री जानवरों से भरा हुआ था जो तीसरे चरण में थे। यहाँ तक कि चौथे चरण और पांचवें चरण के जानवर भी वहाँ रहते हैं, लेकिन वे मनुष्यों से सावधान रहते हैं और आमतौर पर इस दौरान हमला नहीं करते हैं, क्योंकि जानवर चौथे चरण स्पिरिट बीस्ट चरण में प्रवेश करने के बाद चेतना प्राप्त करते हैं। कुछ जादुई जानवरों में स्पिरिट बीस्ट चरण में पहुंचने पर मानव रूप प्राप्त करने की क्षमता भी होती है, लेकिन दुख की बात है कि वर्तमान महाद्वीप ने अभी तक एक भी नहीं देखा है। ग्रैंड सी में बहुत सारे द्वीप थे और प्रतियोगिता किसी एक द्वीप में आयोजित की जाएगी। लोगान, डेविस और बहुत से अन्य लोग जो ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में भाग लेने जा रहे थे, वे एक स्काई ग्रेड शिप में रवाना हुए, जो तीसरे चरण के समुद्री जादुई जानवरों के हमलों के लिए अभेद्य था। जहाज 2 किलोमीटर लंबा और 10 मंजिल ऊंचा था। यह यात्रा के लिए 10 लाख लोगों को घर दे सकता था। हालांकि यह आलीशान नहीं था, लेकिन ये काफ़ी भीड़भाड़ वाला था। लोग अपने कमरे साझा करते थे, लेकिन उच्च दर्जे के लोगों को उनके अपने कमरे दिए गए थे। हालांकि यह अभेद्य था, लेकिन ये काफ़ी धीमा भी था। वाह, इतने सारे लोग! डेविस ने इसे देखकर चिल्लाया। वह डेक के पास खड़ा था। उसके पास अपना कमरा भी था, इसलिए वह एलिया के साथ वहां रुका। एलिया भी ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में भाग ले रही थी, क्योंकि उसे डेविस ने ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इस जहाज में पूरे लोरेट साम्राज्य के 10 लाख युवा थे, क्योंकि वे सभी ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में भाग लेने जा रहे थे। कभी कभी कुछ घुमंतु साधक होते थे जो शीर्ष 200 में स्थान प्राप्त कर सकते थे। इसलिए अपने मन में उम्मीद लेकर लाखों युवा हर साम्राज्य से ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट की यात्रा करते हैं। भले ही वे शीर्ष 200 में न आ पाएं, लेकिन उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। जब तक वे शीर्ष 100,000 में प्रवेश करते हैं, तब तक उनका जीवन काफ़ी हद तक व्यवस्थित रहेगा, क्योंकि विभिन्न शक्तियां उन्हें मानद सदस्य या यहाँ तक कि बुजुर्गों के रूप में आमंत्रित करेंगी। हाँ, ये हमेशा देखने लायक होता है। दरअसल जब मैं पिछली बार ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में भाग लेने गया था, तो इससे ज़्यादा लोग थे। लोगन ने भौहें सिकुड़ी। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के दौरान हम अपना चेहरा खो देंगे, है ना? डेविस ने पूछा। हो सकता है, लेकिन अफसोस वे एक युग की किंवदंती को खो देंगे, लोगन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वे दोनों एक दूसरे को देखते हुए साथ में हंसने लगे। अध्याय 66, गोटे द्वीप। यद्यपि ये केवल यहाँ एक किंवदंती होगी, दुनिया बहुत बड़ी है, डेविस ने हंसने के बाद टिप्पणी की। लोगन ने अपने शब्दों पर विचार किया और फिर कहा, यह एक निराशावादी दृष्टिकोण है, लेकिन आप सही हैं। हमें संकीर्ण सोच नहीं रखनी चाहिए और अपनी दृष्टि यहाँ नहीं रखनी चाहिए। इसके बजाय हमें अपनी दृष्टि बाहरी दुनिया पर रखनी चाहिए। बाहरी दुनिया की बात करें तो मुझे आश्चर्य है कि यह कितनी विशाल है। डेविस ने आकाश की ओर देखते हुए सोचा, कौन जानता है, ये हमारे महाद्वीप से भी छोटी दुनिया हो सकती है। लोगन ने मजाक करते हुए मुस्कुराया। हाँ, हमारा महाद्वीप ही बहुत बड़ा है, बाहरी दुनिया की तो बात ही छोड़िए। डेविस हंसा। मुझे आश्चर्य है कि हमारा महाद्वीप कितना बड़ा है। एलिया, जो पीछे खड़ी थी, ने उनकी बातचीत सुनकर खुद से सवाल किया। डेविस ने यह बात सुनी और उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमारा महाद्वीप लगभग 600,000 किलोमीटर लंबा है, जिसमें ग्रांड सागर भी शामिल है जो लगभग 100,000 किलोमीटर लंबा है। इतना बड़ा? एलिया स्पष्ट रूप से अचंभित थी। उसने कभी रॉयल कैपिटल नहीं छोड़ी और महाद्वीप के बारे में उसका ज्ञान रॉयल परिवार की तुलना में बहुत कम था। डेविस ने अपना सिर हिलाया। हाँ, अधिकांश क्षेत्रों पर स्काई ग्रेड साम्राज्यों का कब्जा है, जैसे कि हम। उदाहरण के लिए, हमारे लोरेट साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में कई शक्तियां हैं, जैसे कि अल्फ्रेड किंगडम, मैक्सवेल किंगडम और कई अन्य शक्तियां। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एलिया के चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। डेविस ने आह भरते हुए कहा, देखो, एक स्काई ग्रेड साम्राज्य के पास अपने अधिकार के तहत कई शक्तियां होती हैं।
हमारा एक साम्राज्य है, इसलिए हमारे क्षेत्र के अंतर्गत कई साम्राज्य हैं जिन्होंने खुद को हमारे अधीन कर लिया है, जैसे कि अल्फ्रेड साम्राज्य। इतना ही नहीं, संप्रदाय, संगठन, परिवार सभी हमारे अधीन हैं। स्काई ग्रेड संप्रदाय और संगठन जैसी अन्य स्काई ग्रेड शक्तियां ही हमारी पकड़ से बच सकती हैं अगर वे हमारे क्षेत्र में रहें, जैसे कि पियर्सिंग ड्रैगन संप्रदाय और रूथलेस स्वॉर्ड संप्रदाय। ओह, मैं समझ गया। उसकी अभिव्यक्ति समझ में आ रही थी क्योंकि उसने खरगोश की तरह अपना सिर हिलाया। अच्छा, क्या तुम ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हो? डेविस ने हंसते हुए पूछा। मैं तैयार हूँ। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चयी भाव दिखाई दिया। ठीक है, चलो आयरन स्टेज पर अपनी साधना को सफल बनाते हैं। डेविस ने ऐसा कहते हुए उसके कंधों को पकड़ लिया। हाँ, एलिया ने नए सिरे से संकल्प के साथ अपना सिर हिलाया। मुझे उसके पीछे चलना ही होगा चाहे कुछ भी हो। उसने सोचा कि जैसे जैसे उसका साहस बढ़ता गया, उसका दृढ़ संकल्प मजबूत होता गया। अल्पविराम। 2 महीने बीत गए जब वे ग्रैंड सी से होते हुए एक द्वीप पर पहुंचे जिसे कुलीनों का समूह कहा जाता है, जिसे गोटे द्वीप भी कहा जाता है। आखिरकार हम एक लंबी यात्रा के बाद पहुंच गए। एलिया ने अपने छोटे शरीर को फैलाते हुए कहा। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा सघन है। डेविस ने टिप्पणी की क्योंकि उसने लालच से ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश की। बेशक, ये गार्जियन एलायंस द्वारा स्थापित एक गठन है, इसके प्रभाव जितने महान हो सकते हैं उतने हैं। लोगन, जो किनारे पर था, ने टिप्पणी की। लेकिन गार्जियन एलायंस के उल्लेख पर उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वे तीनों डेक पर खड़े थे और द्वीप के दृश्यों का आनंद ले रहे थे। गार्जियन एलायंस ही वह है जो इस प्रतियोगिता की मेजबानी करता है। वे ही हैं जो महाद्वीप को बाहरी लोगों के आक्रमण से बचाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 5वें चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश कर सकता है तो वह गार्जियन एलायंस में शामिल हो सकता है, कम से कम किसी भी एक खेती प्रणाली में। आमतौर पर, सतह पर, गार्जियन एलायंस महाद्वीपीय संघर्ष, युद्धों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। अगर वे आगे बढ़ते हैं तो वे सतह पर अपनी ईमानदार और नैतिक छवि बनाए रखने के लिए गुप्त रूप से छाया में आगे बढ़ेंगे। इसलिए कोई भी गार्जियन एलायंस को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता, डरता है कि उन्हें गुप्त रूप से निशाना बनाया जा सकता है। वास्तव में, यदि कोई उन्हें नष्ट करना या परेशान करना चाहे तो भी वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यह महाद्वीप का सबसे मजबूत गठबंधन है। यद्यपि ये गठबंधन घटना से पहले एक साथ काम नहीं करता है। गार्जियन एलायंस आक्रमण से 5 वर्ष पहले ही आगे बढ़ना शुरू करता है। तब तक उनके सदस्य निष्क्रिय रहेंगे। लोगान के पिता, पिछले सम्राट, भी गार्जियन एलायंस के शीर्ष सदस्य थे, लेकिन दुख की बात है कि उनकी मृत्यु हो गई, जिससे लॉरेट साम्राज्य गार्जियन एलायंस में बिना किसी स्थिति के रह गया। इसने लोगान को मुश्किल स्थिति में डाल दिया क्योंकि वह इस यात्रा के दौरान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार यहाँ उसका कोई समर्थन नहीं था। अन्य सम्राट गार्जियन एलायंस का हिस्सा थे। वे अज्ञात वरिष्ठ के कारण लॉरेट साम्राज्य से डरते थे, लेकिन यहाँ वे एक साथ मिलकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकते थे। लोगान को इस बात की चिंता थी क्योंकि वह अभी भी गार्जियन एलायंस में शामिल नहीं हुआ था, न ही उसके पास ऐसा करने का मौका था, क्योंकि 5वें चरण की साधना के अलावा आक्रमण के दौरान बाहरी लोगों को मारने में उपलब्धियां होना आवश्यक है। इस आगामी आक्रमण के बाद ही उसे गार्जियन एलायंस में शामिल होने का अधिकार मिलेगा। गार्जियन एलायंस पाखंडियों का एक समूह, डेविस ने व्यंग्य किया। ये केवल उनका अधिकार है। मजबूत और मजबूत होते जाते हैं जबकि कमजोर और कमजोर होते जाते हैं। लोगन ने अपना सिर हिलाया। पिता की बात सही है, डेविस ने गोटे द्वीप को देखते हुए उत्तर दिया। उसने अपनी नंगी आंखों से द्वीप के आसपास का नज़ारा देखा। सोल सैंड्स का उपयोग करने का विकल्प नहीं चुना क्योंकि उसे खोजा जा सकता था। प्रत्येक साम्राज्य के प्रतीक को ले जाने वाले बहुत सारे जहाज द्वीप के पास समुद्र के बीच में खड़े थे। प्रत्येक जहाज कमोबेश उनके स्काई ग्रेड जहाज जैसा ही था, सिवाय मॉडल और संरचना के, क्योंकि वे सभी प्रत्येक साम्राज्य के लिए अद्वितीय थे। ऐसा लगता है कि वे बहुत पहले आ गए थे, डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। बेशक, कुछ तो आधे साल पहले भी आ गए होंगे। लोगन ने उनकी उत्सुकता पर उपहास किया। क्या वे ऐसा क्यों करेंगे? एलिया चिल्लाई, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रही थी कि कुछ साम्राज्य आधे साल पहले क्यों आएंगे, जिससे कीमती समय बर्बाद होगा। घने स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा के कारण, डेविस ने उत्तर दिया। आह, मैं समझ गई। मैं कितनी मूर्ख हूँ। एलिया ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। कोई बात नहीं, तुम बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानती। अगर तुम खुद कुछ ऐसा नहीं समझ पा रही हो जो अभी इतना आसान है, तो खुद पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। एलिया को याद रखो, एक बार में एक कदम, डेविस ने उसे एक शिक्षक की तरह व्याख्यान देते हुए कहा। लोगन, जो एक तरफ था, उन दोनों को अजीब तरह से देख रहा था। क्या वह राजकुमार है या वह राजकुमारी है? उसने मजेदार ढंग से सोचा। अध्याय 67, द्वीप में प्रवेश। द्वीप के पास जहाज को डॉक करने के बाद कुछ लोग द्वीप में घुस गए।
वे सभी या तो शक्तिशाली थे या उच्च दर्जे के लोग थे। गोटे द्वीप पर गार्जियन एलायंस द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके अनुसार केवल उच्च दर्जे वाले लोग या चौथे चरण में साधना करने वाले लोग ही अंदर जा सकते थे। इसलिए अन्य युवा जो प्रवेश नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास कोई दर्जा नहीं था, वे टूर्नामेंट की शुरुआत तक जहाज में ही रहे। गोटे द्वीप के पास अन्य द्वीप भी थे, लेकिन उनका उपयोग प्रारंभिक दौर के लिए किया गया था, इसलिए उन द्वीपों के पास उतरना प्रतिबंधित था। गोटे द्वीप काफी छोटा था क्योंकि द्वीप के बीच में केवल एक अखाड़ा था। द्वीप केवल 5 किलोमीटर चौड़ा और लंबा था, जबकि बीच में अखाड़ा 2 किलोमीटर चौड़ा और लंबा था। डेविस और अन्य लोग एक छोटी उड़ने वाली नाव में गोटे द्वीप में घुसे, जो ऊर्जा का उपयोग करके उड़ान भरने में सक्षम थी। तो यह वह जगह है जहां अंतिम प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। डेविस ने शांत और उदासीन चेहरा बनाते हुए पूछा। ये सही है, प्रारंभिक मुकाबले दूसरे द्वीपों में होंगे, लोगान ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन आपको प्रारंभिक मुकाबले में भाग लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप स्काई ग्रेड एम्पायर से हैं। लोगान ने एलिया की तरफ देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हालांकि आपकी नौकरानी एलिया को प्रारंभिक मुकाबले में भाग लेने की जरूरत है। ये सुनकर डेविस भौहें सिकोड़ने लगा। बात करते करते वे द्वीप के बीच में स्थित अखाड़े के प्रवेश द्वार के पास पहुंच गए। वे नाव से नीचे उतरे और उनका स्वागत कुछ ऊंचे कद के लोगों ने किया। कुछ लोगों ने एक दूसरे से कुछ नमस्ते नमस्ते की। उसके बाद लोगान और दूसरे लोग अखाड़े के अंदर चले गए। जब डेविस प्रवेश द्वार से बाहर निकला तो उसने एक विशाल मैदान देखा जिसमें 3 युद्ध मंच थे, जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबा था। तीनों युद्ध मंच दर्शकों के एक बड़े समूह से घिरे हुए थे जो युवा अभिजात वर्ग के बीच लड़ाई देखने आए थे। ऊंचे दर्शक क्षेत्र के उत्तरी छोर पर वीआईपी क्षेत्र था, जहां सभी उच्च पदों पर बैठे लोग बैठे थे। लोगन ने उत्तरी छोर की ओर देखा और डेविस और एलिया के पीछे पीछे शांत भाव से वहां पहुंचा। हाँ, बहुत दिनों से नहीं मिले, सम्राट लोरेट, मुझे यकीन है कि आपने अपने साम्राज्य के सम्मान को बनाए रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। जब वह आखिरकार वहां पहुंचा तो लोगन का एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक तरीके से स्वागत किया, जो काफी मोटा दिख रहा था। हाँ, ये 15 साल की अवधि मेरे लोरेट साम्राज्य के लिए काफी बाधा थी, सम्राट रॉस। लोगन ने अंदर से हंसी उड़ाई, लेकिन इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया क्योंकि उसने उदासीनता से कहा। उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, मुझे आशा है कि इस दौरान आप सभी ठीक रहे होंगे सम्राट रॉस, सम्राट एस्टन, सम्राट क्लेमोर और सम्राट रूथ। उसकी नज़रें अन्य 2 सम्राटों पर पड़ीं, जो उसे अपनी सीट पर बैठे हुए ठंडे भाव से देख रहे थे। वह गुस्से से जल रहा था, लेकिन उसने यहाँ कुछ भी नहीं करने का फैसला किया। अखाड़े के शीर्ष पर 7 शानदार सीटें थीं। सभी सम्राट वहां पहुंचे और एक दूसरे से बातचीत करते हुए बैठ गए। डेविस और एलिया उनके पास बैठे थे, लेकिन बहुत पास नहीं। वे विभिन्न साम्राज्यों के चुने हुए कुलीनों के साथ बैठे थे। लोगान ने सम्राट ट्रिटर और सम्राट रैवन को पूरी तरह से अनदेखा करना चुना, जबकि दूसरे पक्ष ने भी ऐसा ही किया। हम्फ, तुम बच्चे, तुम में ये कहने की हिम्मत है कि मैं ठीक था। मेरी बेटी को देखो, बहुत घमंडी। उसने मेरी एक नज़र भी नहीं बख्शी और मेरी जगह ऐसे छीन ली जैसे कि वह सड़क किनारे की कोई सब्जी हो जिसे लेने के लिए पका हुआ हो। ये सुनकर डेविस के अलावा सभी अन्य सम्राट हंस पड़े, लेकिन अन्य कुलीनों ने उसकी बात पर हंसने की हिम्मत नहीं की। जो बोला वह सम्राट मार्क रूथ था। वह तब तक सम्राट था जब तक कि इसाबेला रूथ ने अपने सशक्तिकरण के लिए उससे सिंहासन नहीं छीन लिया, या ऐसा अफवाहों में कहा गया। मेरी संवेदना सम्राट रूथ, आपके लिए ये कठिन था। लोगन ने लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर हंस रहा था। आह छोड़ो, आपके लिए यह मुझसे भी कठिन था। ये 15 साल की अवधि आपके साम्राज्य के लिए एक आपदा थी। मेरी संवेदनाएं भी आपके साथ हैं। सम्राट रूथ ने सिर हिलाते हुए कहा। लोगन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। क्या ऐसा हो सकता है? तो अफवाहें सच थीं? सम्राट क्लेमोर ने आंखें सिकोड़ते हुए अविश्वसनीय रूप से पूछा। हाँ, वह छोटी लड़की अपनी ही दुनिया में है, किसी की सलाह नहीं सुन रही है। वह खुद ही बाहरी दुनिया में चली गई। वह लड़की, मुझे उम्मीद है कि वह जिंदा रहेगी, सम्राट रूथ ने कहा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। हालांकि वह उसकी बातें नहीं सुनती, फिर भी वह उससे बहुत प्यार करता था क्योंकि वह उसकी बेटी और उसका गौरव थी। जहां प्रत्येक साम्राज्य के युवा कुलीन बैठे थे, वहां कई तरह की सांसें देखी जा सकती थीं। उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा हो, लेकिन फिर भी कुछ अभी भी घमंडी और अहंकारी बने हुए थे क्योंकि वे खुद को जूनियर पीढ़ी का मानते थे। यहाँ तक कि सम्राट भी उसकी असाधारण उपलब्धि की प्रशंसा में आहें भर रहे थे। कुछ तो बेहद ईर्ष्यालु भी थे। बाहरी दुनिया में शायद ऐसी कई शक्तियां हैं जो हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपकी बेटी के साथ कुछ ऐसा न हो जिसे क्रूर माना जा सके। बगल से एक डरावनी आवाज आई। सभी ने उसकी ओर देखा। ये सम्राट ट्रिटर था जिसने ये शब्द कहे थे। ये शब्द, तुम्हारा क्या मतलब है? सम्राट रूथ ने पूछा और उसकी आभा भड़क उठी।
कुछ लोग इस तमाशे को देखकर खुश थे जबकि कुछ अन्य नाराजगी में भौहें सिकोड़ रहे थे। मैंने जो कहा उसका मतलब बिल्कुल वैसा ही था। मुझे उम्मीद है कि आपकी बेटी को कुछ न हो, सम्राट रूथ। सम्राट ट्रिटर ने ये शब्द कहते हुए भयानक रूप से मुस्कुराया। उसके शब्द उचित लग सकते हैं, लेकिन सभी जानते थे कि वह जो कह रहा था उसके विपरीत चाह रहा था। सम्राट रूथ ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। जैसे ही वह कुछ करने जा रहा था, एक आवाज गूंजी, छोड़ो सम्राट रूथ। कुछ लोग दूसरों को अपने सिर पर चढ़ते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगन ने उदासीनता से ये शब्द कहते हुए कहा, हाँ हाँ, बढ़िया कहा सम्राट लोरेट। ये सुनकर सम्राट रूथ हंसे क्योंकि उन्हें यह नया ताज पहनाया गया सम्राट पसंद आने लगा था। सम्राट ट्रिटर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अचानक हंस पड़े। 2 बच्चों को वीआईपी सीटों पर लाना, भले ही वे शाही दर्जे के हों, उनकी शिक्षा शायद इतनी कम है कि वे यहाँ बैठने के लायक नहीं हैं। वास्तव में वे अंतिम प्रतियोगिता में सीधे भाग लेने के भी लायक नहीं हैं। सम्राट लोरेट और सम्राट ट्रिटर ने एक दूसरे को घूरा। वीआईपी सीटों के आसपास तनावपूर्ण माहौल बनने लगा। अध्याय 68, दिखावा। तो क्या हुआ अगर उनके पास पर्याप्त खेती का स्तर नहीं है? जब तक मैं यहाँ हूँ, अगर वे सीधे भाग लेना चाहते हैं तो वे कर पाएंगे। लोगन ने उदासीन चेहरे के साथ दबंगई से कहा, क्या धूर्तता है? क्या आप गार्जियन एलायंस का अपमान कर रहे हैं? सम्राट रेवन ने व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी आवाज़ ऊंची की। अन्य सम्राटों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वे जानते थे कि इन तीनों का व्यक्तिगत प्रतिशोध है। ओह, प्रिंस डेविस के पास वह छोटी लड़की कौन है? मुझे याद है कि आपकी बेटी केवल 5 या 6 साल की होगी। सम्राट ट्रिटर ने सवालिया लहजे में पूछा। वास्तव में अपने खुफिया नेटवर्क के साथ वह पहले से ही जानता था कि यह लड़की कौन थी। एलिया जिसने ये सुना वह कांप उठी। उसने बैंगनी रंग का लबादा पहना था और उसके बाल एक बन में बंधे हुए थे। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिसने भी ये देखा, वे जल्दी से समझ गए कि उसका व्यवहार शाही परिवार के सदस्य जैसा नहीं था। वह मेरे बेटे की नौकरानी है, बस इतना जान लो, वह प्रारंभिक दौर में भाग लेगी। लोगन ने असंतुष्ट होकर उत्तर दिया, तो उसका यहाँ कोई काम नहीं है। लीन, उसे बाहर निकाल दो। सम्राट ट्रिटर ने उदासीनता से कहा। दूसरे युवक भी इस बात से नाखुश थे कि नौकरानी उनके साथ बैठी है। उनमें से किसका अपना गौरव नहीं था? हाँ, एक युवक, जो कथित तौर पर ट्रिटर परिवार का था, खड़ा हुआ और एलिया को चिढ़ाने वाली आंखों से देखने लगा। वह दुबला दिख रहा था और उसकी आंखें धंसी हुई थीं जैसे कि वह दिन भर यौन सुखों में लिप्त रहता हो। लोगन ने उसे ऐसे घूरा जैसे बाज अपने शिकार पर नजर रखता हो। लीन ट्रिटर तेजी से चला गया। सम्राट लोरेट की चमकती आंखों की जरा भी परवाह नहीं की क्योंकि वह अपने पीछे खड़ा था। हाँ, छोटी बच्ची, यहाँ तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। और वहाँ उसने अचानक अपने शब्द रोक दिए क्योंकि उसने देखा कि एक छोटा लड़का उसके सामने खड़ा है, जो उस छोटी लड़की के पास जाने से उसका रास्ता रोक रहा है। उस छोटे लड़के ने काले रंग के कपड़े पहने थे जो शायद उसे कुछ साल बड़े होने पर आकर्षक लगते, लेकिन अब यह उसे और भी प्यारा बना रहा था। उसने हंसते हुए कहा, छोटे राजकुमार डेविस, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, क्या तुम कृपया एक तरफ हट सकते हो? डेविस ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और लीन की ओर देखते हुए एक शब्द बोला, भागो। हर तरफ से हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। डेविस के शब्द सुनकर बैठे हुए युवा अभिजात वर्ग के लोग खूब हंसे। उसने कहा, भागो भागो, हाहा, हे भगवान, लीन ट्रिटर के लिए कितनी बड़ी हार। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं यहाँ और नहीं रहता। क्या उस बच्चे को पता भी है कि वह किसके साथ काम कर रहा है? कुछ लोगों ने डेविस का मजाक उड़ाया जबकि कुछ ने लीन का मजाक उड़ाया। मजाक भरी टिप्पणियां सुनकर लीन का चेहरा हरा हो गया। बच्चा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, हट जाओ। लीन का चेहरा शर्मिंदगी से जल गया और वह गुस्से में चिल्लाया। लेकिन चेतावनी देने से पहले उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की। मूर्ख, मैं फिर से कहूंगा, भागो। जैसे ही डेविस ने ये शब्द धीरे धीरे कहे और भी ज्यादा, हंसी की आवाजें बगल से फूट पड़ीं। बच्चा, मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत दो। लीन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और डेविस के चेहरे पर मुक्का मारा। डेविस ने शांति से आने वाली मुक्का को देखा जो उसे बहुत धीमी लगी। उसने सोचा कि वह इस दौरान कम से कम 10 बार चकमा दे सकता था। जब लीन का मुक्का डेविस के चेहरे के पास पहुंचा तो डेविस ने अपना चेहरा थोड़ा सा बगल की ओर किया और अविश्वसनीय समय पर उसके मुक्के को चकमा दिया। डेविस को देखकर हर कोई दंग रह गया। डेविस को डर नहीं था कि उसकी बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन का पता चल जाएगा क्योंकि वह जानता है कि जब तक वह अपने शरीर की आभा को प्रकट नहीं करता तब तक कोई रास्ता नहीं है जिससे वे इसका पता लगा सकें। वह जानता था कि वे केवल अनुमान लगाने या जांच करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे ही लीन ने अपनी मुक्का वापस प्राप्त करना समाप्त किया, उसने खुद को दर्शकों की सीटों से उड़ते हुए अखाड़े में गिरते हुए महसूस किया। डेविस की मुक्का इतनी तेज थी कि लीन को यह पता ही नहीं चला। लीन ने अपनी पूरी कोशिश करते हुए खड़े होने के लिए संघर्ष किया।
उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदरूनी अंग बाहर आ रहे हैं। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसने मुंह में खून थूक दिया और डेविस को घृणा से घूरने लगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे ही वह अपना दिमाग खो बैठा, उसे अचानक सम्राट ट्विटर से एक आत्मा संचरण प्राप्त हुआ जिससे वह अपने होश में वापस आ गया। लगता है कि आपका बेटा ही इस जगह पर रहने के लायक नहीं है, सम्राट ट्विटर। सम्राट एस्टन ने अचानक अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। आखिरकार, अपने दामाद को अत्यधिक प्रतिभाशाली देखकर उसने सोचा कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए चाहे कुछ भी हो। मेरे बेटे में इस 10 वर्षीय प्रतिभा की तुलना में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन वह नौकरानी अभी भी यहाँ अपनी जगह की हकदार नहीं है। सम्राट ट्विटर ने नाराजगी में कहा। उसे लगा कि उसके बेटे की अक्षमता के कारण उसने कुछ सम्मान खो दिया है। अचानक एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी और सभी सिर छोटे लड़के की ओर देखने लगे। डेविस ही था जिसने ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने पैर पटके। उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, सम्राटों और युवा अभिजात वर्ग, मैं राजकुमार डेविस हूं और यह मेरी नौकरानी एलिया है। उसे निशाना बनाना मुझे निशाना बनाने के समान है। आपको उन परिणामों से सावधान रहना चाहिए जो एक दिन आपके दरवाजे पर आ सकते हैं। ऐसा कहने के बाद, मैं और एलिया हमारे क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए प्रारंभिक दौर में भाग लेने जा रहे हैं, भले ही आपने कुछ भी न कहा हो, सम्राट ट्विटर। इसलिए इस पूरे समय मुझे आपकी नासिका सांसें हम पर बर्बाद करने के लिए बहुत खेद है, डेविस ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक मजाकिया भाव था। अहंकारी। सम्राट ट्विटर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह खड़ा हो गया। वह एक उच्च कद के सम्राट को 10 साल के बच्चे द्वारा कब फटकार लगाई गई थी और उसका मजाक उड़ाया गया था। यह मौत को आमंत्रित करना था। कई युवा डर से स्तब्ध रह गए और कुछ ने प्रशंसा में ये दृश्य देखा। वे सभी सोच रहे थे, वास्तव में एक नवजात बछड़े को बाघ का डर नहीं पता है। सम्राट लोरेट और सम्राट एस्टन जल्दी से डेविस के सामने चले गए। इसका क्या मतलब है, सम्राट एस्टन? सम्राट ट्विटर ने झुंझलाहट में पूछा। मैं तुम्हें अपने दामाद को सिर्फ इसलिए नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारी राय किसी ने स्वीकार नहीं की। ठीक है, सिर्फ एक नौकरानी की वजह से विवाद शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है, सम्राट रूथ ने खड़े होकर कहा। राजकुमार डेविस, क्या मैं तुम्हें प्रारंभिक तैयारी में जाने के लिए कह सकता हूं? हम कल प्रारंभिक तैयारी शुरू करेंगे, इसलिए अभी के लिए द्वीप के पूर्वी हिस्से में जाकर इकट्ठा हो जाओ। डेविस ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि सम्राट रूथ उसे इस झंझट से बाहर निकलने का रास्ता दे रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से वह इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति से निपटना नहीं चाहता था जिसे वह वर्तमान में अपने डेथ नोट का उपयोग किए बिना संभाल नहीं सकता। सम्राट एस्टन के बारे में उसकी धारणा भी बढ़ी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि वह जानता था कि यह जनता के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का नतीजा था। अध्याय 69, मुझे मजबूत बनने में मदद करें। तो मैं विदा लेता हूं सभी। डेविस ने अपने हाथ जोड़े और औपचारिकता से झुक गया। वह जिस दबाव का सामना कर रहा था उसे 2 सम्राटों ने कम कर दिया, जिन्होंने उसे सम्राट ट्विटर से बचाया था। मेरे साथ लड़ाई करने के बाद तुरंत भागने की सोच रहा था। सम्राट ट्विटर इसे चुपचाप सहने के लिए तैयार नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन था जो ईमानदारी से डर गया और हमारे साम्राज्य को नष्ट करने के लिए आने के बाद पीछे हट गया, डेविस ने मजाकिया अंदाज में पूछा। ठीक उसी समय जब सम्राट ट्विटर आगे बढ़ने वाला था, एक राजसी आभा फैल गई जिसने अखाड़े को घेर लिया। सम्राट ट्विटर, क्या आप मुझे कुछ चेहरा नहीं दिखाने वाले हैं? मैंने पहले ही रुकने के लिए कहा है और आप अभी भी नहीं रुक रहे हैं, सम्राट रूथ ने अपनी राजसी आभा छोड़ते हुए कहा। वह सुनहरे शाही वस्त्र पहने हुए थे जिन पर बाढ़ के ड्रैगन पैटर्न थे। सम्राट ट्विटर ने बैठते समय कुछ नहीं कहा। उसे डेविस को उसके किए के लिए यातना देने का मन कर रहा था। एक बात जो उसे समझ में नहीं आ रही थी वह ये थी कि सम्राट रूथ उस छोटे बच्चे की मदद क्यों करेगा। चलो चलते हैं, डेविस ने एलिया के साथ अखाड़े से बाहर निकलते समय कहा। डेविस से ठीक 6 मीटर की दूरी पर लाल रंग के वस्त्र पहने एक अकेली लड़की बैठी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन जब वह पलकें झपका रही थी तो उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसके लंबे बाल लाल हो रहे थे जिसे उसने पोनीटेल में बांधा था। उसके चेहरे का बायां आधा हिस्सा बैंक से ढका हुआ था जिसे वह अपने मुंह से ऊपर की ओर उड़ा रही थी। जिस क्षण उसने उसे देखा, वह उसे जांचती हुई आंखों से परख रही थी। क्या हिम्मत है! क्या वह ये नहीं समझता कि वह सड़क पर कहीं चुपचाप मारा जाएगा? कुछ युवक उसे अजीब तरह से देख रहे थे। उसे लगा जैसे उनकी निगाहें पूछ रही हों, क्या वह बच्चा तुम्हारा भावी पति है? तुम क्या देख रहे हो? भाग जाओ! शर्ली चिल्लाई क्योंकि उसे डेविस से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दूसरे युवकों ने जल्दी से अपना सिर घुमाया क्योंकि वे उससे कुछ डरे हुए थे। ठीक है दोस्तों, तुम्हें उससे सीखना चाहिए। उसका स्वभाव तो देखो, एक सम्राट से भी टक्कर लेने की हिम्मत कैसे हुई? इतनी क्षमता वाले व्यक्ति ने कहा कि वह अपने क्षितिज को व्यापक बनाने जा रहा है। तुम सब क्या कर रहे हो?
जाओ प्रारंभिक दौर में भाग लो। सम्राट एस्टन ने टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अपने साथ आए सभी लोगों को एक सोल ट्रांसमिशन भेजा। यह एक बोझ है। नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। अगर हम गए तो यह नरसंहार होगा। वे आम लोग हमारे सामने खड़े भी नहीं हो पाएंगे। उसे जो जवाब मिले उससे उसका सिर लगभग फट गया। ये बच्चे, उसने सोचा और आह भरी। अपनी आत्मा का संचरण एक अकेली लड़की को देते हुए जिसने उग्र लाल वस्त्र पहने हुए थे, उसने कहा, शर्ली, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? उसके क्षितिज को क्या व्यापक बनाता है? क्या वह वयस्क होने से पहले ही मारा नहीं जाएगा? शर्ली एस्टन ने गुस्से में कहा। सम्राट लोरेट उसके साथ थे, लेकिन प्रिंस डेविस का आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से उससे नहीं आता है, सम्राट एस्टन ने कहा और उसका चेहरा बदल गया। उसने एक निश्चित संभावना के बारे में सोचा, लेकिन उसे पक्का करने की हिम्मत नहीं हुई। क्या वह अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा ज्यादा दबंग नहीं है? उसने उलझन में पूछा। मुझे लगता है कि उसके पास इसका समर्थन करने की शक्ति है, हालांकि मुझे इस बारे में यकीन नहीं है। फिर हम इसे तब देखेंगे जब प्रतियोगिता समाप्त होगी, शर्ली ने कहा, और उसे इसका बेसब्री से इंतजार था। उसे पूरा भरोसा था कि वह इस ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के दौरान पहला स्थान प्राप्त करेगी। जब वह बोलती है तो उसका स्वभाव उग्र होता है, लेकिन जब वह चिंतन करती है तो उसका व्यक्तित्व शांत स्वभाव में बदल जाता है। आप कह सकते हैं कि वह अपने मुंह पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी, लेकिन अपने विचारों पर कुछ हद तक नियंत्रण रख सकती थी। इसके बाद सम्राटों ने अपना समय आराम से बिताते हुए बातचीत की। युवा अभिजात वर्ग ने कुछ सुखद बातचीत की और फिर चुप हो गए, जैसे कि यह उनका कोई काम नहीं था। लेकिन कुछ युवा थे जो सक्रिय रूप से सभी का अभिवादन करने और उनसे परिचित होने के लिए घूम रहे थे। यह क्षेत्र उत्तर की ओर आकाशीय शक्तियों वाले लोगों से भरा हुआ था। यहाँ तक कि विभिन्न संप्रदाय के गुरु, संगठन प्रमुख भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने सम्राटों के साथ हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। इसके बजाय वे या तो अपने जैसे लोगों से बात करते थे या बहस करते थे। एक छायाचित्र द्वीप के पूर्व की ओर आराम से दौड़ रहा था, हालांकि वह छायाचित्र बहुत तेज था। डेविस, मेरा इंतजार करो, एक लड़की जैसी छायाचित्र जो पूरी ताकत से भाग रही थी, ने जोर से चिल्लाया। ये सुनकर छायाचित्र, जो डेविस था, धीमा हो गया और एलिया के साथ तालमेल बिठाते हुए अपनी गति बनाए रखी। तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? मुझे पीछे मत छोड़ो। हाँ, माफ करना, ये जगह आज़ादी से दौड़ने के लिए बहुत मज़ेदार है। मैं अपनी बाधाओं को कम किए बिना नहीं रह सका। ये दोनों इस समय एक जंगल से गुजर रहे थे। ये जंगल हरा भरा था और इसका शांत और शांतिपूर्ण दृश्य जीवन से भरा हुआ था। क्या होगा अगर कुछ हो गया? फिर मैं सम्राट को रिपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। मेरे बिना मत भागो, एलिया ने उसे डांटते हुए कहा। डेविस, जो उसके आगे दौड़ रहा था, उसने अपना शरीर उसकी ओर घुमाया और पीछे चलता रहा। हाँ, मेरी रानी, उसने एक हाथ छाती पर रखकर झुकते हुए कहा। एलिया ने ये सुना तो वह दंग रह गई, क्योंकि उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने उसके लाल होने पर ध्यान न देने का नाटक किया और सामने की ओर मुड़ गया। उसे धमकाना अच्छा लग रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह बेशर्मी से काम कर रहा था, जिसके परिणामस्वरूप एलिया उसे और भी अधिक पसंद करने लगी। एक पल बीतने के बाद उसने खुद को शांत किया और डेविस से पूछा, क्योंकि वह उस मामले के बारे में उत्सुक थी। तुमने मुझे उस व्यक्ति से लड़ने क्यों नहीं दिया? भले ही मैं थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरे साधना स्तर के साथ मैं उसे हरा सकता था। तुम उसे हरा सकते थे, लेकिन परिणाम अलग होते, क्योंकि सम्राट ट्रिटर बिना कोई कारण बताए तुम्हें मार देता, क्योंकि तुम्हारी स्थिति उच्च नहीं है। इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकता था। ये सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वह जल्दी से शांत हो गई और उस पर चिल्लाने लगी। मैं कसम खाता हूं कि मैं भी तुम्हारी तरह विश्वसनीय बनूंगा, इसलिए कृपया मुझे और मजबूत बनने में मदद करो डेविस। डेविस मुस्कुराया और उसकी ओर सिर हिलाया। ये पहली बार था जब उसने खुद के बारे में उससे कुछ पूछा। अध्याय 70, हमेशा साथ। गोटे द्वीप के पूर्वी छोर पर वहां बहुत सारे लोग थे, जिनकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा थी। वहां बहुत सारी कतारें भी थीं, जिनमें युवा साधक अपने टोकन पाने के लिए कतार में खड़े थे। सच में, मैंने पहले कभी इतनी बड़ी कतार नहीं देखी, एक युवक जो काफी भोला दिख रहा था ने नाराजगी भरे लहजे में कहा। मैं भी नहीं, युवक के पीछे खड़ी एक युवा लड़की ने जवाब दिया। हे, तुम नहीं जानते, लेकिन अगर सभी एक ही समय पर अपने टोकन लेने आते तो कतार और भी बड़ी हो जाती। अचानक एक अनजान युवा साधक ने बीच में आकर युवती को अपना ज्ञान दिखाने की कोशिश की। भाई, तुम्हारा मतलब है? एक और युवक, जो दुबला पतला दिख रहा था, बातचीत में शामिल हो गया। हाँ, पहले से ही 5 मिलियन से ज्यादा प्रतियोगी हैं जिन्होंने अपने टोकन पा लिए हैं, उस अनजान युवा साधक ने जवाब दिया। हाँ, ठीक है, आखिरकार दूसरे साम्राज्य पहले ही यहाँ आ चुके हैं, उस दुबले पतले युवक ने समझ में सिर हिलाया।
डेविस और एलिया, जो कतार में खड़े लोगों के ऊपर से गुजर रहे थे, ने इस तरह की बहुत सी बातचीत सुनी जिससे उन्हें ये समझने में आसानी हुई कि क्या हो रहा था। एलिया, क्या तुमने सुना? एलिया ने सुनी गई जानकारी को पचाते हुए जवाब दिया, हम। ऐसा लगता है कि 12 द्वीप हैं जहां प्रारंभिक कार्य होंगे। इतना ही नहीं, बल्कि जिस द्वीप पर हमें नियुक्त किया जाएगा वह हमारे द्वारा निकाले गए टोकन से तय होगा। तो एक मौका है कि हम अलग हो जाएंगे, है न? उसके चेहरे पर यह एहसास हुआ और वह उदास हो गई। ऐसा लगता है। डेविस ने लापरवाही से बुदबुदाया और उसके उदास चेहरे को देखा। उसकी उदास अभिव्यक्ति को देखकर उसने उसे सांत्वना दी, हाँ, निराश मत हो, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा के लिए अलग होने जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, इसके अलावा हम नहीं जानते कि हम पूरी तरह से अलग हो भी जाएंगे या नहीं, इसलिए हिम्मत मत हारो। मुझे उम्मीद है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। एलिया ने मुस्कुराते हुए बिना किसी छिपे अर्थ के मासूमियत से जवाब दिया। डेविस ने ये सुना, वह स्तब्ध रह गया। उसकी मुस्कान उज्ज्वल और शुद्ध थी, उसके शब्दों के साथ मिलकर वह डेविस को एक परी की तरह लग रही थी। फिर उसने जल्दी से दूर देखा, जैसे कि उसने जो कहा था उस पर उसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके दिल की गहराई में यह उस पर बहुत गहरा प्रभाव डालता था। फिर वे दोनों टोकन लेने के लिए कतार में खड़े हो गए क्योंकि वे बातचीत कर रहे थे। उन दोनों को शुरू से ही अजीब नज़रों का सामना करना पड़ा क्योंकि वे दो बच्चों की तरह लग रहे थे जो भ्रमण पर जा रहे थे। डेविस ने उनके अजीब भावों पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन एलिया उनके अवांछित ध्यान से स्पष्ट रूप से असहज थी। दूसरों पर कोई ध्यान मत दो एलिया, एक बच्चे के रूप में जो ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में भाग लेने आया था, तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। एलिया ने गर्व से अपना सिर हिलाया। डेविस उसके गर्व भरे भाव पर हंसा, उसे तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई। अपने 2 टोकन प्राप्त करने के बाद रात हो चुकी थी। वे अपने टोकन प्राप्त करने वाले लगभग अंतिम प्रतिभागी थे। टोकन पर कुछ लिखा क्यों नहीं है? मुझे कैसे पता चलेगा कि किस द्वीप पर जाना है? डेविस, जिसने टोकन देखा, वह सवाल करने से खुद को रोक नहीं सका। शायद अक्षर जादुई तरीके से प्रकट हो गए होंगे, एलिया ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया। अचानक कहीं से एक गंभीर आवाज़ पूरे द्वीप में सुनाई दी। आवाज़ कुछ और किलोमीटर तक भी सुनाई दी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, टोकन पर लिखे अक्षर प्रारंभिक दिन खुद ही प्रकट हो जाएंगे। हमने कल प्रारंभिक कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है, इसलिए जो लोग आज तक टोकन प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुए, वे स्वतः ही अयोग्य हो जाएंगे। ये सुनकर कई युवा जो जहाज़ों में या द्वीप के आसपास कहीं थे, जल्दी से अपने टोकन प्राप्त करने के लिए द्वीप के पूर्व की ओर चले गए। एक शक्तिशाली आवाज़ प्रवर्धन संरचना? नहीं, ऐसा नहीं लगता। ये संभवतः किसी अन्य संरचना की अतिरिक्त विशेषता है, डेविस ने सोचा, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज़ कहाँ से आई है। समय बीतता गया और आखिरकार सुबह हो गई। डेविस और एलिया को कोई परेशान नहीं कर रहा था, क्योंकि वे सभी सोच रहे थे कि ये बच्चे अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए किसी शक्तिशाली परिवार से आए हैं। फिर से वही गंभीर आवाज़ जोश में गूंजी, आपके टोकन एकत्र करने की समय अवधि समाप्त हो गई है। जो कोई भी टोकन प्राप्त करने में विफल रहा, वह स्वचालित रूप से अयोग्य हो जाएगा। ये सुनकर कई युवा जो कल रात अपने टोकन प्राप्त करने के लिए दौड़े थे, जैसे कि उनका जीवन उस पर निर्भर हो, राहत की सांस ली। अब टोकन में अक्षर किसी भी क्षण खुद को प्रकट करेंगे। अचानक डेविस को कहीं से एक संरचना से आने वाली ऊर्जा तरंग का आभास हुआ। वह इसे ठीक से पहचानने में कामयाब रहा क्योंकि संरचना की ऊर्जा द्वीप के केंद्र से आ रही थी। द्वीप के मध्य से ऊपर की ओर कई पारदर्शी रोशनी चमक रही थी जो प्रारंभिक भाग लेने आए लगभग 99% युवाओं के लिए अदृश्य थी। डेविस ने भी उन पारदर्शी रोशनी को देखा क्योंकि यह अत्यधिक गति से उसके करीब आए और उसके टोकन से टकरा गई। इस तरह की स्थिति उन सभी युवा साधकों के साथ हुई जिनके हाथ में टोकन था। चाहे वे जहाज पर हों या द्वीप से कहीं दूर, उन पारदर्शी रोशनी ने उनके हाथों में टोकन को सफलतापूर्वक मारा। डेविस ने पारदर्शी रोशनी को टोकन में कुछ शब्दों में बदलते देखा। 5वां द्वीप। लेकिन किसी कारण से उसके हाथ में टोकन, जो मूल रूप से सफ़ेद रंग का था, अचानक लाल रंग में बदल गया। एलिया, तुम्हें कौन सा द्वीप मिला? डेविस ने फिर एलिया से पूछा। 5वां द्वीप। डेविस ने राहत की सांस ली और कहा, हम एक ही द्वीप पर हैं, शुक्र है। सच में? एलिया ने उत्साह में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और वह लगभग उसे गले लगाने के लिए कूद पड़ी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ऐसा करना असभ्य माना जाता। हाँ, हे, डेविस राहत भरे लहजे में हंसा। दरअसल वह एलिया से अलग होने से सबसे ज्यादा डरता था क्योंकि यहाँ प्रारंभिक दौर में कई खतरे थे। आखिरकार इस जगह पर एक व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति को मारना बहुत मुश्किल नहीं था।